में कहा कि 700 साल मुगलों का शासन रहा, 150 साल आप लोगों का शासन रहा, लेकिन जो दबा कुचला समाज था उसके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि साम्राज्यवाद था, जिम्मेदारी थी, अलग अलग राज्य थे। आजादी के पहले 562 राज्य थे इस देश में, जिनको हम रियासतें बोलते थे। तो बाबा साहब ने अंग्रेजों से कहा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, रैमसे मैकडोनाल्ड उस समय गुलाम भारत के प्रधानमंत्री थे, उनसे कहा कि इसका मतलब ये है कि दबे कुचलों को तब पढ़ने का अधिकार नहीं था, तब संपत्ति कमाने का अधिकार नहीं था, तब वो सेना में भर्ती नहीं हो सकते थे, तब उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, और 150 साल आपके राज्य में भी ऐसा नहीं हो पाया। इसका मतलब ये है कि आप भी इस दबे कुचले समाज के लिए कुछ नहीं करना चाहते, कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप भी पूंजीवाद के समर्थक हैं, आप भी जिम्मेदारी प्रथा के समर्थक हैं, और आप भी ये जो छोटे छोटे राज्य हैं बने हुए इस देश में उनके समर्थक हैं। आज आजादी के बाद भी इस देश में अगर आप गौर से देखें तो वही पूंजीवाद, वही सामंतवाद, वही धर्मवाद और राष्ट्रवाद की एक अलग परिभाषा इस देश में चल रही है। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि ये मूवमेंट जो माननीय बनते जी और आप सभी लोग कर रहे हैं, मैं आपको अभी तक के अनुभव और विश्वास के हिसाब से कह सकता हूं कि ये मूवमेंट जो है बहुत आसानी से सक्सीड करने वाला नहीं है, बहुत आसानी से सफल होने वाला भी नहीं, क्योंकि इस समय देश में दो धारणाएं, देश इस समय दो भागों में विभाजित हो चुका है, डिक्लेयर्ड या अनडिक्लेयर्ड। एक तो वो जो संविधान को मानने वाले लोग हैं और एक वो जो साम्राज्यवादी लोग हैं। मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेना चाहता, न किसी को हर्ट करना चाह रहा हूं, लेकिन इस देश में अगर जनमत आज की तारीख में करवा लिया जाए तो मैं भरोसे के साथ ये कह सकता हूं कि देश में दो धाराएं चल रही हैं। एक धारा वो है जो संविधान पर चलना चाहती है, जो समता ममता बंधुत्व पर चलना चाहती है, और एक धारा वो है जो इस देश में दोबारा से साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और दोबारा से जिम्मेदारी प्रथा, इनडायरेक्ट भाषा में, जमीनें तो इतनी बड़ी रह नहीं गई, तो जिम्मेदारी तो हो नहीं सकती। जो ठेकेदारी की व्यवस्था है वो एक तरह से पूंजीवादी व्यवस्था है, और इसीलिए मैं आपको बनते जी बताना चाहता हूँ, आप समाज के बहुत इंपॉर्टेंट अंग हैं। आपको ये जानना चाहिए कि इस देश की संपत्ति 90% संपत्ति मुश्किल से 100 लोगों के पास है, और 10% संपत्ति बाकी पूरी आबादी में बटी है, और ये व्यवस्था दोबारा किसी न किसी तरह लागू हो रही है। और ये मूवमेंट आपका सक्सेस क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप भी उसके विरोधी हैं कहीं न कहीं। क्यों? क्योंकि वो जो आदमी जो संविधान को मानता है, जो इस देश के कानून को मानता है, जो इस देश के नियम पर चलता है, वो कहीं न कहीं बौद्धिस्ट फिलॉसफी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो बंधुत्व, प्रेम, ममता, समता का पक्षधर है, और देश की कुछ आबादी उसकी बिल्कुल भी पक्षधर नहीं है। वरना ये इशू इतना बड़ा इशू नहीं है। संविधान लागू होने के बाद इस देश में ऑटोमेटिकली जो आप मांगते हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आपकी धारा पहले की है, वो पहले बना दी गई। अब इसमें क्या आपत्ति है? इस देश में इतने स्कूल नहीं जितने मंदिर हैं, इस देश में पता नहीं कितने, और सुंग ने जो काम किया, सुंग ने क्या किया ये बताने की जरूरत नहीं, आप बहुत बार डिस्कस हो चुका होगा। हाँ, तो वो बताने दोहराने की जरूरत नहीं। तो ये जो सुंगवादी व्यवस्था है, ये बहुत ही प्रखर व्यवस्था है, बहुत ही प्रचंड व्यवस्था है, बहुत ही ताकतवर व्यवस्था है, बहुत ही ऑर्गेनाइज व्यवस्था है, और आपका जो मूवमेंट चल रहा है वो उस व्यवस्था के विरोध में चल रहा है। तो ये मूवमेंट बहुत आसानी से, बहुत जल्दी खत्म होने वाला नहीं, लेकिन मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूँ, और मैं नजर भी रखता हूँ लगातार, और मेरी पत्नी डॉक्टर संघमित्रा वहाँ हैं, वो तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरह से सपोर्ट करती है।
मैं भी करता हूँ। वो 2 शिविर कर भी चुकी हैं, मैंने तो शिविर अभी तक नहीं कर पाए। इसके पहले कुलपति था एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में, उसके पहले एक राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर था, तो बिजी लाइफ चली। लेकिन आपकी लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है और आपका सपोर्ट केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है। अभी ह्यूमन राइट के लोगों ने हमको अप्रोच किया है, वो भी सपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो सपोर्ट चारों तरफ से गार्नर होता चला जा रहा है। आप लोग अपना इंसान जारी रखें। 90% नहीं 100% ये मूवमेंट सक्सेसफुल होगा और हमको सफलता मिलेगी। और इसके बाद आप रुकिएगा नहीं बलते जी, इसके बाद आपको रुकना नहीं, विराम नहीं लेना है। दोबारा से भारत को बौद्धमय बनाना है, दोबारा से यहाँ पे कानून का राज स्थापित करना है, दोबारा से बुद्ध सिद्धांतों को जिंदा करना है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, अपने भाषणों में भी कहता हूँ कि अगर भारत देश को अपना कल्याण चाहिए, अगर भारत देश को दोबारा से विश्व गुरु बनना है, अगर भारत देश को दोबारा समृद्धि की तरफ ले जाना है, अगर भारत में कानून व्यवस्था कायम करनी है, तो दोबारा से भारत को बुद्ध के रास्ते पे ही चलना पड़ेगा। दूसरी कोई भी व्यवस्था, दूसरा कोई भी कानून, दूसरी कोई भी विधा इस देश को इकट्ठा नहीं रख सकती, क्योंकि इस देश में 6,743 जातियां हैं, 12 से ज्यादा धर्म है, तरह तरह की धारणाएं हैं, तरह तरह की पूजा व्यवस्था है, तरह तरह के विचार हैं, तरह तरह के सामंतवाद हैं, तरह तरह के प्रेयर की व्यवस्थाएं हैं, तरह तरह के लोग हैं। एक ही घर में 2-2, 3-3 सेक्ट के लोग बन रहे हैं। वो देश जो विचारों से खंड खंड है, उसमें वैचारिक क्रांति की जरूरत है। और वैचारिक क्रांति केवल बुद्ध ही इस धरती पर दोबारा से ला सकते हैं। दूसरी कोई भी शक्ति अब भारत को यूनाइट नहीं रख सकती। और ये धरती हमारी है, धरती को खुशहाल रखने के लिए बुद्ध के सिद्धांत लगाने ही पड़ेंगे। तो इस आजादी के बाद दूसरा मूवमेंट आपका इसी के साथ शुरू हो जाना चाहिए कि भारत को बुद्ध में बनाएंगे और दोबारा से प्रजातंत्र और लोगों की सरकार, लोगों की खुशहाली के लिए, लोगों के लिए लाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। आपने इतनी देर मुझे बर्दाश्त किया, आपको बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आभार। और बर्दाश्त करना पड़ेगा। आइए आप बर्दाश्त का शब्द यूज करके हम लोग को शर्मिंदा कर रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार जी ने जो बात रखी, ये आंदोलन इसी आगाज पर है। बहुत सोच समझ कर ये आंदोलन शुरू किया है, परिवार त्यागी है, तो ये हम करके ही रहेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। आप जैसे हस्तियों का हमेशा आशीर्वाद बनी रहे। धन्यवाद आप दोनों को, विशेष करके अमन किशोर साके जी और डॉक्टर राजकुमार जी, बहुत बहुत साधुवाद।